हाँ जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। आज के इस लेक्चर में हमको ये समझना है कि सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और पर्टिकुलरली इस लेक्चर में हमको समझना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होता है। ठीक है, कैसे अपन वो फैक्टर काम करते हैं, कौन से वे फैक्टर्स हैं जिन पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। अब देखो, पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या समझा, तो हमने ये समझा कि यार सॉल्युबिलिटी होती क्या है। फिर मैंने आपको बताया कि सॉल्युबिलिटी बेसिकली किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है, कहीं ना कहीं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व होती है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी जब किसी भी सॉल्यूट को बेसिकली डिसॉल्व करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या फिर किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो वहां पर एक्चुअल में क्या होता है, वहां लैटिस एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी के बेसिस पे मैंने चीजों आपको समझाया। किस कंडीशन में हमारी जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, किस कंडीशन में वो डिसॉल्व हो जाता है। यहां पर हमको ये समझना है कि किन फैक्टर्स पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। ठीक है, उन फैक्टर के बारे में यहां पे चर्चा करेंगे। तो यहां पर हम सॉल्युबिलिटी के जो लेक्चर नंबर 2 है उसके बारे में समझेंगे। अब देखो, एक चीज और है जो अपन को यहां पे समझनी है फैक्टर्स के अलावा, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड क्या होती है, किस तरीके से वो काम करती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड कैसे काम करती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड कैसे काम करती है। मतलब अगर मैं लिक्विड एज अ सॉल्वेंट लेता हूं और फिर उसके अंदर एक बार गैस डालता हूं, एक बार मैं सॉलिड डालता हूं और एक बार मैं लिक्विड डालता हूं उसके अंदर, तो वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्युबिलिटी एक तरीके से तो डिपेंड करेगी नहीं। अरे सिंपल सी बात है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था, लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर पोलर को घोलेगा, पोलर सॉल्यूट कहां पर डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट के अंदर। नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर जब चीजें ही आप डिफरेंट, मतलब फिजिकल स्टेट ही अलग है, कहीं ना कहीं फिजिकल स्टेट होगा, तो कहीं ना कहीं देखो सॉलिड जो है वो अलग तरीके से मिक्स होगा, कहीं ना कहीं गैस जो है वो अलग तरीके से मिक्स होगी, और लिक्विड जो है वो अलग तरीके से मिक्स होगा। तो यही कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर अपन काम करेंगे चीजों पे और चीजों को लर्न करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस बारे में अपन। तो सबसे पहली चीज हमारे पास में है कि उसको पढ़ने से पहले, सॉल्युबिलिटी को समझने से पहले एक कंसेप्ट है जो मैं आपको समझा देता हूं। डिसोल्यूशन क्या होता है, हम यहां पर समझने वाले हैं डिसोल्यूशन के बारे में और क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। देखो, अगर मेरे पास में क्या है, एक बीकर है, बीकर में सर क्या है, अरे रुको जरा बताता हूं। यहां पर है इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब कहीं ना कहीं सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन बना कैसे, मान लीजिए इसके अंदर मैंने क्या डाला, एक सॉल्यूट डाला था जो कि क्या है, मान लीजिए NaCl है। अब NaCl क्या करेगा, जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर जाएगा, जैसे ही वो सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होगा, तो वहां पर क्या बनेगा, अपन को वहां पर हमको चीजें देखने को मिलेंगी कुछ इस तरीके से कि जो NaCl है, चलो पहले नॉर्मल केस समझो। NaCl जो है वो किस स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में था। अब वो किस में जा रहा है, Na प्लस Cl माइनस में। अब यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली आयनाइजेशन नहीं हो रहा, सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे हो। इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली क्या शो करेगा, डिसोसिएशन को शो करेगा। किसको शो करेगा, डिसोल्यूशन कह सकते हो या फिर अपन कह सकते हैं डिसोसिएशन को शो करेगा। मतलब यहां पर होगा डिसोल्यूशन। अरे डिसोल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट के अंदर हमारा जो सॉल्यूट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक होगा। सिंपल सी बात ये है। अब क्या होता है, जो हमारा सॉल्यूट है ना, बेसिकली ऐसा नहीं होता कि भाई साहब अपने पास NaCl जो है वो टूटता ही रहेगा, टूटता ही रहेगा, टूटता ही रहेगा। अरे नहीं, सॉल्यूशन के अंदर दो प्रोसेस चलती है, एक तो डिसोल्यूशन की प्रोसेस चलती है और एक उल्टा होता है। Na+ जो है Cl- के साथ कंबाइन करेगा और दोबारा से क्या बना लेता है, यहां पर NaCl बना लेता है। मतलब ये बेसिकली इक्विलिब्रियम में चीज चलती रही है। मतलब दो प्रोसेस, अगर एक चीज NaCl को Na+ और Cl- तोड़ रही है, और दूसरी चीज क्या हो रही है, दूसरी जो प्रोसेस है Na+ Cl- के साथ कंबाइन कर रहा है, NaCl बना रहा है। इसका मतलब यहां पर इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। और एक सॉल्यूशन के अंदर दोनों ही टाइप की प्रोसेस चलती रहती है, ये दोनों प्रोसेस होती रहती हैं। तो आई थिंक आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि डिसोल्यूशन क्या है और क्रिस्टलाइजेशन क्या है। क्या हमको ये चीज समझ में आ गई, दोनों प्रोसेस चलती रहती हैं। देखो जैसे मान लीजिए अपने पास में यहां पर है, यहां पर आपने क्या डाला, NaCl डाला, तो यहां पर रिजल्ट क्या बन जाएगा, Na+ बनेगा, Cl- बनेगा। लेकिन जैसे ही मान लीजिए अगर यहां पे आगे कुछ Na+ और Cl- दोनों कनेक्ट हो गए, मतलब दोनों प्रेजेंट हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा, हमारा जो Na+ और Cl- कंबाइन कर लेगा और रिजल्टेंट यहां पर डालेगा NaCl। इसका मतलब दोनों ही प्रोसेस चलती रहती है। दोनों जो प्रोसेस है किस में है, इक्विलिब्रियम में है। किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। चलिए अब ये चीज समझ में आ गया। अब अपन को मेन जो कंसेप्ट समझना है वो क्या है, हमको यहां पर किसके बारे में समझना है कि अब की बात देखो, अपने पास में क्या है, लिक्विड है, कहीं ना कहीं लिक्विड सॉल्वेंट है। अब लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर एक बार आप क्या डालते हो, गैस डालते हो,
एक बार आपने लिक्विड डाला, एक बार आपने सॉलिड डाला, तो यहां पर अपने पास में 3 केसेस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 3 केस है? एक तो अपने पास में गैस इन लिक्विड, दूसरा है सॉलिड इन लिक्विड। अरे जब आपने सॉलिड डाला तो आप वहां पर क्या देखोगे? अरे सिंपल सी बात है, एक बार आपने जो हमारा सॉल्यूट है कहीं ना कहीं, एक बार गैस है तो गैस को आपने बेसिकली इसके अंदर डाल दिया, लिक्विड के अंदर डाल दिया। एक बार आपने लिक्विड को लिक्विड के अंदर डाला, जो लिक्विड सॉल्यूट है उसको लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डाला। एक बार आपने यहां पर सॉलिड सॉल्यूट को किसके अंदर डाला? लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डाला। 3 सिनारियो अपने पास में, तो अपन यहां पर 3 तरीके से चीजों को पढ़ेंगे। मतलब पहला जो सबसे वाला रहेगा अपने पास में, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब देखो जरा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड समझ में आ रहा होगा कि मान लीजिए अपने पास में लिक्विड है, उसके अंदर डिसॉल्व गैस होती है। कोई भी जो गैस है, जैसे आपने सुना ही हो कहीं ना कहीं कि जैसे जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल जानते हो, मछली का भाई, मछली की मम्मी, मछली का पापा, हाँ तो उन्हीं की बात कर रहा हूं ना। तो एक्वाटिक जो एनिमल है, एक्वाटिक एनिमल्स बेसिकली कहां पे रहते हैं? मतलब जल में रहते हैं, कहीं ना कहीं वाटर के अंदर रह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो लिक्विड में रह रहे हैं, अब तो कैसे रह पाते हैं? आप सभी ने सुना होगा, अगर कोई एक्वाटिक रीजन है कहीं ना कहीं, वो सी की बात कर देते हैं ना, तो सी के अंदर क्या होती है? डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है कहीं ना कहीं। और अरे उनको भी तो रेस्पिरेशन करना है, रेस्पिरेशन करने के लिए उनको क्या चाहिए होगा? ऑक्सीजन चाहिए होगी। कहने का मतलब जो लिक्विड है उसके अंदर भी कुछ गैसेज मिक्स होती है, हो सकती है उनकी अमाउंट बहुत कम होती है, और अमाउंट अगर कम है तो पीपीबी, पीपीएम याद आया होगा, है ना। इसका मतलब वहां पर भी कुछ ना कुछ गैसेज डिसॉल्व होती है, ठीक है। अब डिसॉल्व मतलब ये जो गैसेज डिसॉल्व हो रही हैं किन फैक्टर्स पे डिपेंड करी? सबसे पहले सिनेरियो समझ में आया कि इसके अंदर आपने गैस डिसॉल्व करी। अब जो गैस कम डिसॉल्व होगी, ज्यादा डिसॉल्व होगी, ये बात किस बात पे डिपेंड कर रही है वो समझना अपन को आज, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, सिंपल सी क्या बात है अपने पास में? सबसे पहला जो फैक्टर है, फैक्टर अपन पहले बात करेंगे। एक जो फैक्टर है नॉर्मल वाला, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट या नेचर ऑफ द सॉल्यूट, वो तो अपन ने समझ लिया कि अपने पास में जो गैस है, ठीक है, वो कैसी हो सकती है? पोलर हो सकती है, या फिर हमारी नॉन पोलर हो सकती है। क्या हो सकती है? पोलर हो सकती है, नॉन पोलर हो सकती है। अब आपको पता है, अगर गैस मेरा क्या है? सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट कैसा है? पोलर अगर है तो वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होगा। किसके अंदर मिक्स होगा? पोलर सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इट विल डिसॉल्व इन द पोलर सॉल्वेंट। लेकिन अगर ऐसा हो, यहां पर ये जो सॉल्यूट है वो नॉन पोलर है, मेरा इस यहां पे क्या होगा? रिजल्टेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये मिक्स होगा। अब एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट का या पोलर सॉल्वेंट का, है ना। जैसे अगर मैं बात करता हूं, पोलर गैस लेता हूं कोई भी, जैसे HCl वगैरह हो गए, ठीक है, ये किसकी कैटेगरी में है? HCl कहीं नहीं गैस फॉर्म में होती है। HF जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता होगा, पता नहीं पता? अरे पता, ये छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए। HF के अंदर क्या होती है? इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मैं बस आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं आपको बस बता रहा हूं। HCl जो होता है वो इसके अंदर गैसियस फॉर्म में होता है। मान लीजिए गैस क्या है? हमारे HCl है। HCl कैसा है? पोलर है। अब पोलर होने की वजह से वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होगा। पोलर सॉल्वेंट क्या क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है, फेमस अपना एग्जांपल। अगर बात करूं नॉन पोलर की, तो हमारी मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड अगर है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, अपने पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म यदि है। अगर गैस की बात करें, क्लोरोफॉर्म नहीं ले रहे अपन, अब बात करें, ये 2 एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये कहां पे मिक्स होंगे? ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या क्या हो सकता है? बेंजीन हो सकती है अपने पास में। अगर आपने CO2 मिक्स करे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है। या फिर अपने पास में मतलब जो लिक्विड बात करें, लिक्विड सॉल्वेंट की बात चल रही, कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात चल रही है, तो ये जो सॉल्वेंट होगा वो किस स्टेट में होगा? लिक्विड में होगा। ये तो पता ही होगा अपन को, क्योंकि सिनेरियो तो यही है ना, गैस को लिक्विड के अंदर मिक्स कर रहे हैं, तो हमारा जो लिक्विड भी होगा, अगर वो पोलर की बात करें, पोलर गैस की, तो पोलर सॉल्वेंट जो कि लिक्विड होगा उसके अंदर मिक्स होगा। ये खुद आप डिराइव कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, अंडरस्टैंडेबल है ये चीज। तो ये जो सिनेरियो है आपको पहले से पता है, मुझे इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं जाना होगा, ये सिनेरियो आपको पहले से पता है। अब अपन को जो मेन बातें करनी है, 2 फैक्टर्स पे बात करनी है। जो पहला फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर क्या है? प्रेशर है। तो पहले चर्चा करते हैं टेम्परेचर की। सबसे पहली चीज है, क्या सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है या नहीं करती? बिल्कुल करती है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन ही वहीं से स्टार्ट होती है। डेफिनेशन यही तो होती है कि सॉल्यूट की अमाउंट सॉल्यूशन के अंदर कितनी है, मैक्सिमम जो अमाउंट है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर,
रूम टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी कुछ अलग होगी, मैं बात करूं हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी कुछ अलग होगी। लेकिन ये तो समझ में आ गया कि डिपेंड तो करती है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड तो करती है, लेकिन कैसे डिपेंड करती है वो बताओ सर। हमको तो वो जानना है, जानने में जो हमारा इच्छा है वो इस बात पे है कि ये कैसे डिपेंड करेगी। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, एक्वाटिक एनिमल की बात चल रही है तो वहीं से समझ लेते हैं। एक्वाटिक एनिमल, या फिर खुद का एग्जांपल ले लो कि अगर आप पानी के अंदर जाओ, चलो एक्वाटिक एनिमल का ही लेते हैं। एक्वाटिक जो एनिमल हैं वो कहां पर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं? क्या गर्म पानी में प्रेजेंट होते हैं? मतलब कोई गर्म बेसिकली अपने पास में एक्वाटिक रीजन है कहीं पानी जहां पे बेसिकली गर्म क्षेत्र है, ठीक है, तो वहां पर एक्वाटिक एनिमल मिलेंगे ज्यादा, या फिर जो कोल्ड वाटर है वहां पर एक्वाटिक एनिमल ज्यादा मिलते हैं? आपका आंसर होगा सर कोल्ड वाटर जहां पे होता है वहां पर एक्वाटिक एनिमल ज्यादा मिलते हैं। अब कोल्ड वाटर का मतलब टेम्परेचर कम, हॉट वाटर का मतलब टेम्परेचर ज्यादा। ये सिनारियो समझ में आया कि नहीं आया? ये सिनारियो अपन को समझ में आया नहीं आया? तो कहने का मतलब अब जरा चर्चा करते हैं अपन टेम्परेचर वाले कंसेप्ट की, ठीक है, टेम्परेचर वाले कंसेप्ट की जरा चर्चा करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए, एक सिनारियो आपके पास में क्या है कोल्ड वाटर का, दूसरा सिनारियो आपके पास में क्या है हॉट वाटर का। तो अगर आपके पास में हॉट वाटर है, आपके पास में कोल्ड वाटर है और आपको कोई गैस मिक्स करनी है उसके अंदर, तो कहां पर गैस मिक्स हो जाएगी? देखो उसी पे चर्चा कर लेते हैं। पहले तो अपने पास में क्या है एक्वाटिक एनिमल है, वो कोल्ड वाटर के अंदर ज्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कोल्ड वाटर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है जब बेसिकली पानी कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा, वहां पे गैस जल्दी, अरे अपने पास में जैसे कोल्ड ड्रिंक लाओगे आप, क्या उसको धूप में रख दोगे? अगर धूप में रखेंगे तो रिजल्टेंट CO2 की इवेपोरेट हो जाएगी, ठीक है। इसी वजह से अपन उसके अंदर उसको कहां पे रखते हैं? फ्रिज के अंदर रखते हैं, फ्रिज के अंदर रखा जाता है। तो जो कोल्ड वाटर है उसके अंदर एक्वाटिक एनिमल ज्यादा अच्छे तरीके से सस्टेन कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे CO2 जो अपने पास में ऑक्सीजन की जो अमाउंट होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें नॉर्मल टेम्परेचर जो अपने पास में कोल्ड वाटर के अलावा जो हॉट वाटर है, वहां पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो उतनी नहीं मिलती जितनी कोल्ड वाटर के अंदर मिलती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर वो इतने टेम्परेचर वो सस्टेन नहीं कर पाते, ऑक्सीजन उतनी होती नहीं है। लेकिन अगर आपको रेस्पिरेशन करना है एक्वाटिक एनिमल को, तो वहां पर तो रेस्पिरेशन के लिए बेसिक जो डिमांड है वो क्या है? ऑक्सीजन। इसका मतलब ऑक्सीजन वहां पे मिलेगी नहीं और इस वजह से वो मिलते नहीं, ठीक है। इसका मतलब सीधा सा जो आंसर है वो ये है कि अगर मेरे पास में कोल्ड वाटर है तो वहां पर गैस क्या होती है? अच्छी तरीके से डिसॉल्व होती है। कैसी होती है? डिसॉल्व होती है। और अगर गैस डिसॉल्व हो रही है, इसका मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी जब टेम्परेचर कम होता है वहां पे कम होगा, मतलब वहां पे क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। सॉरी, गैस जो है वो कम टेम्परेचर पे क्या हो जाती है? अच्छी तरीके से, या कोल्ड वाटर के अंदर क्या होगी? डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन बात करूं मैं गैस की, किसके अंदर? हॉट वाटर के अंदर डिसॉल्व होने की, तो वहां पर क्या होती है? अच्छी तरीके से वो डिसॉल्व नहीं हो पाती, अच्छी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाती। ये समझ में आया? किसके एग्जांपल समझ लिया अपने? एक्वाटिक एनिमल से। कोल्ड वाटर है तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन वहां पे ज्यादा डिसॉल्व है। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर यार अपने पास में अपन को गर्म पानी ले और गर्म पानी के अंदर चीजें आप मिक्स करना चाह रहे हो, ठीक है, कैसे कोई भी गैस मिक्स करना चाहोगे, तो गैस क्या करेगी? काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, रिजल्टेंट इवेपोरेट हो जाएगी। सिंपल सी बात है। इसका मतलब वहां पे वो डिसॉल्व तो हुई ही नहीं, डिसॉल्व तो हुई नहीं, सिंपल सी बात ये है। अब देखो, ये सिंपल सिनारियो तो समझ में आ गया। क्या सिनारियो समझ में आया? कि जो सॉल्युबिलिटी है वो हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है या नॉर्मल जो कंसेप्ट है वो ये कह रहा है कि अपने पास में सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अगर सॉल्युबिलिटी आपको ज्यादा चाहिए गैस की तो वहां पे टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, सिग्निफिकेंट ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्रोसेस पे भी डिपेंड करती है। प्रोसेस पे भी डिपेंड करती है कि हमारी जो कोई भी केमिकल प्रोसेस है, या फिर मैं बात करूं कि देखो ऐसे है, ये बीकर है, इसके अंदर क्या है? सॉल्वेंट है। अब इसके अंदर आप गैस डिसॉल्व करोगे तो रिजल्टेंट क्या होगा? कहीं ना कोई केमिकल रिएक्शन तो हो सकती है। अरे कुछ ना कुछ तो होगा ना। इसका मतलब क्या है? मैं अगर ऐसा कहूं, मेरे पास में सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर क्या किया आपने? गैस को मिक्स किया, रिजल्टेंट क्या हुआ? यहां पर एनर्जी रिलीज हुई। क्या हुई? एनर्जी रिलीज हुई, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसी है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुई। या फिर दूसरा सिनारियो क्या है? सॉल्वेंट जो है उसके अंदर आपने गैस को डिसॉल्व किया, वहां पर एंडोथर्मिक प्रोसेस हुई। क्या हुई? एंडोथर्मिक प्रोसेस हुई। देखना कमाल की चीजें निकल के आएंगी, कमाल की चीजें निकल के आएंगी। देखो
अपने पास में क्या है, सॉल्वेंट, गैस को डिसॉल्व किया, रिजल्टेंट क्या हुआ, यहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुई, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है। एक्सोथर्मिक का मतलब ये है क्या कि यहाँ पर डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव है, यहां पर इसका मतलब क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव है। अब देखो जरा, ये जो प्रोसेस है अगर मुझे करवानी है तो इसके लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है ना, एंडोथर्मिक का मतलब तो यही है, एंडोथर्मिक का मतलब यही है। इसका मतलब अगर मैं इसको टेम्परेचर दूंगा तो यहां पर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब इस केस में जब एंडोथर्मिक है उस केस में सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी यार टेम्परेचर के। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर तो वो खुद एनर्जी दे रहा है यार। जैसे आपने गैस को डिसॉल्व किया वाटर के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर तो वहां पर एनर्जी निकल रही है। अब अगर तुम ज्यादा वहां पर टेम्परेचर दोगे तो वो तो खुद ही इवेपोरेट हो जाएगी गैस, समझ रहे हो। इसका मतलब यहां पर रिलेशन कुछ अलग तरीके से काम करेगा, यहां पर ये वाला रिलेशन काम करेगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए ये होगा और एंडोथर्मिक के लिए ये रिलेशन होगा। अब बात करें अपन जो वो वाला कंसेप्ट था अपने पास में कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर केस में क्या हो रहा है, अपन को अगर गैस को डिसॉल्व करना है तो वहां पर कहीं ना कहीं बेसिकली क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस ही तो है। कोल्ड वाटर जो है अगर मैं उस तरीके से लेके चलूं चीजों को तो आप समझ सकते हो वहां से कि सॉल्युबिलिटी कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक की बात करें तो वहां पर सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी। इतना सा याद रखना है। प्रोसेस पे चीजें डिपेंड करेंगी, किस पे डिपेंड करेंगी, प्रोसेस पे चीजें डिपेंड करेंगी। अब देख लीजिए जरा ये वाला केस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप देख सकते हो कि सॉल्युबिलिटी डिफरेंट सॉल्यूट के लिए डिफरेंट तरीके से काम करती है। क्यों काम करेगी, अरे भाई साहब पूरा का पूरा जो गेम है, ठीक है, वो किस बात पे डिपेंड करता है, सिर्फ इसी बात पे डिपेंड करेगा कि वहां पर आप टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी के साथ में कि बेसिकली एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है या फिर एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रही है, उस बात पे डिपेंड करेगा। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक, दोबारा से बता देता हूं, अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो वहां पर सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अरे वो बोलेगा यार खुद टेम्परेचर लाए हो, इधर रख दो, मैं खुद एनर्जी निकाल के देता हूं यार। और एंडोथर्मिक क्या बोलेगा, अरे भाई टेम्परेचर लेके आए हो, यही तो मुझे चाहिए जीवन के अंदर, मुझे एनर्जी ही तो बढ़ा दी अपनी, क्योंकि मैं तो ऐसी प्रोसेस हूं जो एनर्जी अगर उसको ज्यादा दोगे तो एनर्जी के, एंडोथर्मिक प्रोसेस एनर्जी चाहिए, एनर्जी जैसी मिलेगी आप पे कुछ ना कुछ रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस करवाने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए होगी। इसका मतलब, और एनर्जी किस फॉर्म में दे रहा हूं मैं, टेम्परेचर की फॉर्म में दे रहा हूं, तो यहां पर गैस अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी। ये चीज समझ में आ गई होगी आई थिंक अपन को, ये चीज आई थिंक अपन को क्लियर होगी। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। अब डिफरेंट सिनेरियो अपने पास में, यहां पर देखो अपन सॉल्युबिलिटी ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे देखो NaNO3 केस में क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पर देखो जरा इस वाले केस में KNO3 वाला केस देख लो, या फिर अपने पास में ये वाला जो केस है KCl वाला, वो भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंडोथर्मिक प्रोसेस जैसा है। यहां पर देखो अपने पास में सीरियम जो सल्फेट है, कहीं ना कहीं सीरियम जो सल्फेट है, उस केस में क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। क्लियर है, तो वहां पर वो उस तरीके से चीजें काम करेंगी। अब अपन को ये समझना है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा। मैंने आपको टेम्परेचर का इफेक्ट समझा दिया है, टेम्परेचर का इफेक्ट समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर कैसे रिलेट करता है। नॉर्मल केस यही तो समझा जाता है कि गैस जो है, अब वो पूरी की पूरी गैस, अगर गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है, किसी भी चीज की सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। अरे ये तो समझते हैं, लेकिन वो सॉलिड के लिए है, गैस के लिए ऐसा नहीं काम करता। अरे भाई साहब, अगर गैस को टेम्परेचर तुमने दे दिया तो पहले, उससे पहले ये देख लो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही थी या एंडोथर्मिक हो रही थी। अगर वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो वहां पे एनर्जी जैसे दोगे इवेपोरेट हो जाएगी गैस, ठीक है, सॉल्युबल नहीं हो पाएगी वो उसके अंदर। लेकिन जैसे ही अगर आप देखते हो कि एंडोथर्मिक प्रोसेस थी, एंडोथर्मिक को जैसे ही एनर्जी दोगे, जैसे ही टेम्परेचर दोगे, तो वहां पर वो कैसी हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी। क्लियर बात है। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर समझो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर यहां पर समझिए। तो देखो एक कंसेप्ट होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, आपको समझना है कि अगर मैं गैस को डिसॉल्व करना चाह रहा हूं, किसके अंदर, इसके अंदर गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना चाह रहा हूं, तो सिंपल कंसेप्ट क्या कहेगा, सिंपल कंसेप्ट यार, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा प्रेशर बढ़ाऊंगा प्रेशर बढ़ाऊंगा, ठीक है, गैस कहीं ना कहीं इसके अंदर डिसॉल्व होनी चाहिए। होता भी कुछ इसी तरीके से, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट थे
जिनका नाम है हेनरी, ठीक है। उन्होंने एक लॉ दिया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बट यहां पर जरा एक सिंपल फैक्ट है कि अगर मैं O2 की बात करता हूं, जो O2 है, ऑक्सीजन जो गैस है, वो कैसी होती है? स्लाइटली सॉल्युबल होती है। लेकिन अगर बात करूं CO2 की, सल्फर डाइऑक्साइड की, HCl की, अमोनिया की, तो ये कैसे होते हैं? हाईली सॉल्युबल होते हैं। आंसर क्या रहेगा इसका? खुद ही सोचना है। फिर मैं आपको लेके चलूंगा हेनरी लॉ की तरफ। हेनरी लॉ कैसे काम करता है, किस चीज पे हेनरी लॉ डिपेंड करता है, हेनरी लॉ कहता क्या है, हेनरी लॉ के अंदर और क्या क्या चीजें हैं, हेनरी लॉ के एप्लीकेशन क्या क्या है, बताओ। यहां पर O2 जो है वो स्लाइटली सॉल्युबल हो जाती है, मतलब स्लाइटली सॉल्युबल होती है, काफी कम सॉल्युबल, इसका मतलब बहुत कम सॉल्युबल है, ठीक है। अगर बात करूं CO2 की, SO2 की और HCl की, अमोनिया की, तो यहां पर ये हाईली सॉल्युबल, ये आपको खुद। अब देखो जरा हेनरी लॉ की बात करें, हेनरी लॉ कहता क्या है? हेनरी लॉ बेसिकली गैस की सॉल्युबिलिटी को इन द लिक्विड समझाता है। मगर अगर आपको क्या समझाना है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है। अगर बात करूं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of gas in liquid, इसको कौन एक्सप्लेन करता है? तो हेनरी लॉ एक्सप्लेन करता है। मतलब अगर आपको प्रेशर का इफेक्ट देखना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के ऊपर, तो वहां पर हेनरी लॉ काम करता है। अब हेनरी लॉ कहता क्या है उसकी भी जरा चर्चा करते हैं। हेनरी लॉ ये कहता है कि मेरे पास में क्या है, अगर मेरे पास प्रेशर है इधर, ठीक है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ द, देखो सिनेरियो समझो, यहां पर क्या है, मेरे पास में सॉल्वेंट है, ठीक है। अब सॉल्वेंट में क्या है, कहीं ना कहीं सॉल्वेंट ये रहा, सॉल्वेंट ये रहा, ठीक है, सॉल्वेंट भरा हुआ है इधर, क्या है, सॉल्वेंट भरा हुआ है। अब इसके अंदर मैं क्या मिक्स कर रहा हूं, यहां पर मिक्स कर रहा हूं गैस को। अब गैस जैसे ही आएगी तो वो सॉलिड की सॉलिड बोल रहा हूं, सॉल्वेंट की सरफेस पे या लिक्विड की सरफेस पे एक प्रेशर क्रिएट करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये जो गैस है कहीं ना कहीं सॉलिड लिक्विड की सरफेस पे क्या कर रही है, एक प्रेशर क्रिएट करेगी, प्रेशर जनरेट करेगी, ठीक है। अब ये प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो गैस वहां पर ज्यादा डिसॉल्व होनी चाहिए या कम डिसॉल्व होनी चाहिए? पहला आंसर मेरा ये बताओ। और ये जो प्रेशर है, अगर मैं देखो ज्यादा गैस लूंगा तो वहां प्रेशर ज्यादा जनरेट होना चाहिए। सिंपल सा आंसर यही है ना। अगर मैं ये कहूं सिंपल सा, उसको मैथमेटिकल टर्म में लिख दूं, देखो प्रेशर जनरेटेड बाय द गैस यानी P गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व, या अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व के कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व। जितनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रेशर होगा कहीं नहीं गैस का। यार सिंपल सा आंसर यही तो यार, गैस ज्यादा लोगे प्रेशर भी ज्यादा होगा, गैस कम लोगे प्रेशर कम होगा। उसी को हम इस फॉर्मूले के थ्रू दिखा रहे हैं। अब P जो गैस है उसको मैंने P से डिनोट कर दिया, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व, इसको हम डिनोट करते हैं X से। अब ये जो चीज है X, यहां पर जो X है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो अमाउंट ऑफ गैस को डिसॉल्व, अमाउंट ऑफ गैस जो डिसॉल्व हो रही है उसको डिनोट कर रहा है। यहां पर X का कतई ये मतलब नहीं है कि वो मोल फ्रैक्शन है। यहां पर X जो है वो मोल फ्रैक्शन को नहीं शो कर रहा है। किसको शो नहीं कर रहा है? दिस इज नॉट शोइंग दैट X इज मोल फ्रैक्शन। यहां पर X मोल फ्रैक्शन नहीं है। X क्या है फिर यहां पर? X यहां पर अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व जो कि हो रही है लिक्विड के अंदर वो है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही अपन यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाते हैं तब क्या आता है, एक रिलेशन बन के तैयार होता है जो कि है P बराबर KH X। अगर मैं ये कहूं, इस रिलेशन को थोड़ा डिकोड करते हैं और यहां पर इसके बेसिस पर ये फॉर्मूला आ गया, इसको जरा डिकोड करो। डिकोड वैसे कर भी चुके अपन। गैस अगर ज्यादा डिसॉल्व होगी प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा। फिर मैंने प्रोपोर्शनैलिटी कुछ सिंबल को हटा दिया, वहां पर P बराबर KH X हो गया, ठीक है, KH X हो गया। अगर मुझे यहां पर KH निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, P अपॉन X के। आगे जाके एक रिलेशन भी अपन कहते हैं। अब देखो आगे जाकर अपन एक रिलेशन डेवलप करेंगे कि जो KH है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आगे की बातें हैं, लेकिन अभी तक ये समझो, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, दिस लॉ, इसी को अपन हेनरी लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? हेनरी लॉ कहते हैं। दिस इज एक्चुअली नोन एज द हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ क्या कहता है, अगर आप प्रेशर ज्यादा लेना चाहते हो, प्रेशर अगर इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखना चाहते हो, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो
अमाउंट ऑफ गैस जो डिसॉल्व हो रही है उसके। तो ये इफेक्ट यहाँ पे ये समझाता है हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ का इंपॉर्टेंस काफी है, उसको मैं जरा चर्चा करूं, उसको मैं उस पर आऊंगा मैं। एक चीज ये है के एच क्या है उसको जरा मैं आपको बता दूं। के एच यहां पर है हेनरीज कांस्टेंट। क्या है? हेनरीज कांस्टेंट है। हेनरीज कांस्टेंट कहीं ना कहीं ये भी अपन को पता होगा। अब केएच जो है वो सॉल्युबिलिटी या फिर मैं बात करूं अमाउंट ऑफ गैस जो है वो डिसॉल्व हो रही है उसके, अगर अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व हो रही है वो अगर ज्यादा होगी इसका मतलब कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है? केएच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के। आगे जाके अपन ये भी समझेंगे कि केएच जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है। ये चीजें आगे जाके लिखेंगे अपन। तो यहां तक अपन को चीज समझ में आ गई। अब एक ग्राफ देखो जरा। ग्राफ ये, अगर मुझे प्रेशर ऑफ गैस, मतलब मेरा जो फॉर्मूला था वो क्या था? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व, P बराबर KHX। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों क्या है? सॉल्युबिलिटी जो है ये भी क्या है? कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सॉल्युबिलिटी अगर मुझे बढ़ानी है तो वहां पर जो गैस है वो ज्यादा लेनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, और ज्यादा अगर लोगे तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है? ये रिलेशन यहाँ पे बन के तैयार होता है। और जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो स्लोप यहां पर होगा मेरा KH या फिर हेनरीज कांस्टेंट। क्या होगा यहाँ पर? हेनरीज कांस्टेंट विल बी द KH। ये आई थिंक अपन को समझ में आया कि नहीं आया? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी किसके बेसिस पे? हेनरी लॉ के बेसिस पे। केएच क्या है? हेनरी कांस्टेंट है। केएच किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे। यानी अगर मैं बात करूं CO2 की, CO2 का बेसिकली सॉल्युबिलिटी अलग तरीके से काम करेगा, O2 का अलग तरीके से सॉल्युबिलिटी काम करेगा। अरे शुरुआत में यार यही तो चीजें लिखी हुई है। अरे रुको जरा, यहां पर देखो जरा, यहां पर देखो, यही से तो मैंने शुरुआत करी है। O2 जो है तो स्लाइटली सॉल्युबल होता है, ये जो CO2 है वो हाईली सॉल्युबल हो रहा है। किस बेसिस पे हो रहा है? देखो जरा, अब देखो मेरे पास में कुछ वैल्यूज हैं, किस किस की हैं? O2 की वैल्यू ये रही, मेरे पास में CO2 की वैल्यू ये रही। देखो जरा, कंपेयर करते हैं, कंपैरेटिवली चीजों को पढ़ें। O2 ये रहा, इसके लिए KH की जो वैल्यू है वो कितनी है? सॉरी 34.86 है। यहां पर इसके लिए KH की वैल्यू 1.67 है। किसकी वैल्यू कम है? यहां पर इसकी वैल्यू कम है। इसका मतलब KH अगर ज्यादा है या KH अगर ज्यादा है सॉल्युबिलिटी कम होगी, KH अगर कम है सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। यही मैंने लिखा है, यही मैंने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यही मैंने लिखा हुआ है। किधर है भाई? किधर है? यही मैंने लिखा हुआ है। क्यों? अरे मैंने ये लिखा हुआ है KH जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है। O2 के लिए KH की जो वैल्यू है, KH फॉर O2 बराबर कितना था? 34.86 के बराबर था। और जो अपने पास में KH CO2 के लिए है वो किसके बराबर? 1.67 के लिए है। तो आप देख सकते हो इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू अगर कम है इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। वही चीज अपन लिखिए। तो जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है KH की वैल्यू पे। ये क्वेश्चन काफी बार बनता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, किन फैक्टर्स पे KH डिपेंड करता है? वो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर पे भी KH डिपेंड करता है। देखो, अरे यार सारी चीजें आप यहां देख सकते हो। देखो टेम्परेचर भी साथ में लिखा हुआ है। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 293, या फिर इसी का एग्जांपल ले लो, 293 अपने पास में जो टेम्परेचर है केल्विन, उस पे इसकी वैल्यू इतनी होती है। ऐसे यहां पर इसके लिए 298 केल्विन टेम्परेचर या फिर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इसके लिए जो KH है उसकी वैल्यू कितनी होती है? यहां पर 1.67 होती है। क्लियर है क्या बात? ये चीज अपन को क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर हुई या नहीं हुई? यूनिट की अगर बात करें तो इसकी यूनिट क्या होती है? किलो बार होती है। किलो बार इज द यूनिट फॉर दी, अपने पास में KH जो हेनरी कांस्टेंट है उसके लिए यूनिट क्या निकल के आई? यहां पर किलो बार निकल के आई है। ठीक है, यहां पर ये आंसर अपन को समझ में आ गया। ठीक है, ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी। हेनरी लॉ कहता क्या है, हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या है, हेनरी लॉ के बेसिस पे अपन ने ये वाला रिलेशन भी देख लिया है। ठीक है, हमने KH की जो यूनिट है वो क्या आ रही है? किलो बार या बार अपन कह रहे हैं। बार बेसिकली इसकी यूनिट होगी। देखो अपने पास सॉल्युबिलिटी जो रहेगी वो बेसिकली अपने पास में उसकी तो कोई यूनिट आएगी नहीं। यूनिट किसकी रहेगी? प्रेशर की रहेगी। जो प्रेशर की जो यूनिट है वही इसके पास में क्या है? बार रहेगी। किलो तो बस उसका वो अपन कह रहे हैं किलो 10⁻³ जो सफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है, वही चीज है। इसका मतलब जो इसकी यूनिट है वो क्या है? दैट इज बार। बार हो सकती है, एटमॉस्फेयर हो सकती है, ये इसकी यूनिट हो जाती है। यहां तक अपन को चीजें समझ में आई या नहीं आई?
बाकी तो डिफरेंट अपने पास में क्या डेटा है उसके बेस पर हमने चीजें देख ली है। किसके अंदर सारी चीज चल रही है? वाटर के अंदर चल रही है। वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी देख रहे हो। अब देखो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, एक मेरे पास में H2 है, मेरे पास में हीलियम है, वाटर के अंदर किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी? तो आप किसकी तरफ देखोगे? इसकी तरफ देखोगे। 69.16 और 144.97 KH के लिए वैल्यू जिसकी कम होगी सॉल्युबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। इसका मतलब H2 जो है वो कहीं ना कहीं वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा, मतलब इसके कंपैरिजन में तो ज्यादा ही होगा। वैसे तो पोलर है वो, ठीक है, वो वाटर जो है ये नॉन पोलर कैटेगरी में आ रहा है, हीलियम जो होती है वो भी नॉन पोलर कैटेगरी में आ रही है। इसका मतलब अपन को ये चीजें क्लियर हुई। अब बात कर ली जाए इनके बारे में। आप सभी ने कोल्ड ड्रिंक तो पी होगी, अरे सब पीते हैं यार। ठीक, कोल्ड ड्रिंक का एक फेमस, कोल्ड ड्रिंक के अंदर इसका फेमस एग्जांपल है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर बेसिकली इसका एक एप्लीकेशन है। कोल्ड ड्रिंक जब बनाई जाती है, उनको जब पैक किया जाता है तो क्या करते हैं उसके अंदर अपन देखो, कोल्ड ड्रिंक के अंदर जितनी ज्यादा CO2 होगी, फिर जो होती है ना अपन को देख मतलब एक लगता है ना पीते हैं जैसे, तो एक मतलब एक तरीके से झंझनाहट जैसी होती है, ठीक है, तो उसी से टेस्ट आता है। अगर वो झंझनाहट कम होगी तो बेसिकली इतना मजा नहीं आता। तभी तो अपन डिफरेंट कैटेगरीज देखते हैं, जैसे कोका कोला अलग कैटेगरी, पेप्सी अलग कैटेगरी है, ठीक है, अपने पास में माउंटेन ड्यू इस कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है, ऐसी मिरिंडा जो है वो थोड़ा अलग कैटेगरी में जाता है। तो ये सब डिपेंड किस बात पे करता है? फिज पे डिपेंड करता है। तो अब ये फिज बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, हम CO2 को कोल्ड ड्रिंक के अंदर हाई प्रेशर पे बंद कर, हाई प्रेशर पे उसके अंदर भरा जाता है। कहीं ना कहीं कोल्ड ड्रिंक जो है उसके अंदर CO2 को या ढक्कन को, बेसिकली CO2 को भरते हैं, तो ढक्कन जो है वो हाई प्रेशर पे बंद किया जाता है। हाई प्रेशर पे क्यों बंद करते हैं उसके पीछे ये रीजन है, अगर मैं हाई प्रेशर पे ढक्कन को बंद करूंगा, रिजल्टेंट CO2 जो है, जो गैस है, वो हाई प्रेशर की वजह से उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी लिक्विड के अंदर, ठीक है। इसका मतलब इसका एक एग्जांपल ये हो गया, समझ में आ गया होगा आई थिंक अपन को, है ना। एक्वाटिक एनिमल सर्वाइव्स इन द कोल्ड वाटर, क्यों? ये भी समझ में आ गया अपन को। जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो कोल्ड वाटर पे क्यों सर्वाइव करवाते हैं? क्योंकि उसके अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होती है कहीं ना कहीं। बात करी जाए स्कूबा डाइवर, इनके बाद देखो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जब वो सी के अंदर जाते हैं या फिर किसी भी गहरे पानी के अंदर जाते हैं, तो वहां पर अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में उनको क्या ले जाना चाहिए था? और केवल ऑक्सीजन ले जानी चाहिए थी? नहीं, वो ऑक्सीजन तो ले जाते हैं, साथ ही साथ वो हीलियम गैस भी भरते हैं उसके अंदर और नाइट्रोजन गैस भी होती है उनके अंदर। सर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे हेनरी लॉ है, इसके अंदर केमिस्ट्री है कहीं ना कहीं। होता क्या है, नॉर्मल केस समझते हैं, केवल अगर वो O2 ले जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर में, तो पानी के अंदर उनको कोई खास दिक्कत नहीं होती, पानी के अंदर वो नॉर्मल रहते, उस तरीके से वो ऑक्सीजन को बेसिकली रेस्पिरेशन होता रहता है उनका नॉर्मल, सारी कुछ अच्छी तरीके से चलते रहते। लेकिन जैसे ही वाटर से वो बाहर आते और नॉर्मल वो कोस्टल एरिया में आते, ठीक, बाहर निकलते पानी से, तो उस केस में उनके जो वेन्स है कहीं ना कहीं, उनकी जो अपने पास में ब्लड है कहीं ना कहीं, वेन्स में क्या भरा हुआ है? ब्लड भरा हुआ है, तो वो जो ब्लड है बेसिकली क्लॉट कर जाता, उनकी जो वेन्स हैं वो बेंड हो जाती है कहीं ना कहीं, मतलब जो वेन्स है कहीं ना कहीं वो ब्लॉक हो जाती है, और उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? बेंड्स कहते हैं, बेंड्स। और काफी बार ये मतलब ये जो होता है वो काफी पेनफुल प्रोसेस होता है। अरे आपकी जो ब्लड का फ्लो हो ही नहीं पा रहा, तो ये पेनफुल प्रोसेस होगी। अरे ब्लड आपकी बॉडी में कहीं जाके रुक गया, आगे फ्लो ही नहीं हो पा रहा, तो भाई साहब दर्द होगा कहीं ना कहीं। तो उस प्रोसेस, उस चीज को अपन क्या कहते हैं? बेंड्स कहते हैं। बेंड होगी कहीं ना कहीं, अपने पास में बेंड वाली कंडीशन आ गई। अब इस चीज को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर में एक केमिस्ट आया, उन्होंने बोला यार ऐसे करते हैं, देखो अगर मैं ऑक्सीजन ही भरता केवल यहाँ पर, तो ऑक्सीजन से बेसिकली उतना प्रेशर नहीं हो पाता यहाँ पर। अगर सिंपल सिनेरियो समझो, ऑक्सीजन को उन्होंने इनहेल किया, तो ब्लड के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर वो आसानी से डिसॉल्व हो जाएगी तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर मैं बात करूं इस कंडीशन की, तब अगर वो नॉर्मल से O2 भरते केवल, उस केस में क्या होता है कि उस केस में बेंड वाली कंडीशन आती है। लेकिन जैसे मैं हीलियम को भरता हूं, नाइट्रोजन को भरता हूं, तो वहां पर होता है क्या? वहां पर हीलियम भी भरी हुई है, नाइट्रोजन भरी हुई है, तो वहां पर प्रेशर ऑफ द गैस ज्यादा हो जाएगा, और प्रेशर ऑफ द गैस अगर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर अच्छी तरीके से क्या होगी? डिसॉल्व होगी, और उनको कोई खास दिक्कत होती नहीं है। इसी वजह से जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम भी भर के ले जाते हैं, नाइट्रोजन भर के ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे प्रेशर ऑफ द जो गैस है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अरे गैस ये भी भरी हुई, ये भरी है, इनका अलग अलग प्रेशर होगा, उसकी वजह से प्रेशर ऑफ द गैस ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर प्रेशर ऑफ द गैस अगर ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं आपको हेनरी लॉ से पता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस बढ़ जाएगी। ये भी समझ आएगा। अब बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है कि कभी आप मतलब
माउंटेन एरिया में जाना, ठीक है, हिमाचल प्रदेश वगैरह इस तरीके से ऐसे एरिया पे जा रहा हूँ, काफी मतलब अच्छे मतलब ऊंचे वाले एरिया पे जाना, माउंटेन पे, और वहां पर आपको एक कंडीशन है, अब देखिएगी कि बेसिकली ऊपर वाले एरिया में क्या होता है, अपने पास ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा होती नहीं है, ऑक्सीजन अगर ज्यादा नहीं है तो रिजल्टेंट अपने पास में क्या होते हैं, वो वाला कंडीशन, एनोक्सिया वाला जो कंडीशन है वो भी आपको देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ऑक्सीजन का जो प्रेशर है बहुत कम हो जाता है, ठीक है, हाई मतलब माउंटेन एरिया पे, इसकी वजह से आपको एनोक्सिया की कंडीशन देखने को मिलती है, विच इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द हेनरी लॉ। ठीक है, इसको हेनरी लॉ अपन के बेसिस पे अपन ने एप्लीकेशन समझ लिए। क्या क्या एप्लीकेशन थे? कोल्ड वाटर वाला ये समझ में आ गया। CO2 को सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर हाई प्रेशर पे क्यों फिल करते हैं, या फिर ढक्कन हाई प्रेशर पे क्यों बंद किया जाता है? CO2 बेसिकली ज्यादा डिसॉल्व होती है हाई प्रेशर पे, ठीक है, इसका मतलब ये भी समझ में आ गया। स्कूबा डाइवर वाली चीज भी समझ में आ गई होगी, और एनोक्सिया वाला चीज भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर में, इस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या समझा? हमने ये समझा सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, और डिसोल्यूशन क्या होता है, और क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। आई थिंक अपन को ये चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अब चलिए इस लेक्चर को अपन यहाँ पे बाइंड अप कर सकते हैं। आगे अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका डाउट जो भी रहेगा उसको आपको बड़ी आसानी से सारी चीजें अपन समझा देंगे। थैंक यू वेरी मच।